हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, उनके रिलेशंस, सॉल्युबिलिटी के साथ मोलिलिटी का संबंध और उससे पहले जो आयतन और भार से संबंधित जो मात्रक हैं, कंसंट्रेशन निकालने के जो मेथड्स हैं वो सब देखें। आज जो हम फोकस करेंगे वो वॉल्यूम बेस्ड मोल क्वांटिटीज़ का, मतलब मोलरिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे। और साथ में देखेंगे कि मोलरिटी का जो मास बेस्ड जो मोलर क्वांटिटी कंसंट्रेशन निकालने का जो तरीका है उसके साथ उसका क्या संबंध है, मतलब मोलिलिटी के साथ, सॉल्युबिलिटी के साथ और मास परसेंटेज के साथ मोलरिटी का क्या संबंध है। ओके, तो सबसे पहले मोलरिटी क्या है, मोलरता क्या है। इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलरिटी को। और बेसिकली मोलरिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर, दैट इज मोलरिटी। 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो जब हम स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं तभी हमें लीटर में चाहिए, अदरवाइज़ हम जब अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सॉल्यूशन बनाते हैं मिली लीटर में काम करते हैं। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं Na/V इन ml इंटू 1000। Na के लिए Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मेथड क्या रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जो उसका द्रव्यमान है बटा उसका जो आणविक द्रव्यमान है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि मान लो उसका वेट WA ग्राम है और उसका आणविक द्रव्यमान MA है। तो ये फॉर्मूला हो गया इंटू V इन ml, दैट इज मोलरिटी। ये फॉर्मूला हो गया मोलरिटी का। 1 लीटर विलयन में घुले मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, तो वो कहलाती है मोलरिटी। अब अगर आपके पास परसेंटेज मास आपको पता हो विलयन का, आपको दे रखा है कि भाई परसेंटेज मास X मास परसेंट है, X% मास सॉल्यूट प्रेजेंट है विलयन में, तो इसकी मदद से कैसे निकालेंगे। तो मास जब भी दिया हो और हमें विलयन में आयतन की बात करनी हो, तो मास मतलब द्रव्यमान और आयतन वॉल्यूम के बीच में जो संबंध है बताने वाली राशि है डेंसिटी D। तो आपको विलयन की डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो मान लीजिए D इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की डेंसिटी है ये। ओके, नाउ इन दोनों का उपयोग करके हम मोलरिटी के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब ये देखें कि अगर X परसेंटेज मास है और D डेंसिटी है, तो डेंसिटी हम ग्राम पर ml में लें तो 1 लीटर की डेंसिटी क्या होगी, 1 लीटर सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या होगी इन ग्राम। अगर बात करें 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसका मास क्या होगा, तो मास होगा जो उसकी डेंसिटी है इंटू 1000, क्योंकि पर ml था D का हमने क्या किया, ग्राम पर ml। ठीक है, ओके, तो D इंटू 1000 ml मिलीलीटर। तो ये जो मास आएगा ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो ये विलयन का क्या है, डेंसिटी आ गई आपके पास, द्रव्यमान आ गया विलयन का, द्रव्यमान आपके पास है। अब आपका जो मास है सॉल्यूट का वो 1 लीटर में वो कितना है, वो X है ना। तो 100 ग्राम में, तो 1 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर में कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितना होगा, तो 1 लीटर में X मल्टीप्लाइड विद दिस डेंसिटी, तभी तो पता लगेगा कितना है। तो X परसेंट का मीनिंग हो गया x/100
इंटू डी इंटू 1000। तो ये आ गया आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना द्रव्यमान घुला है, तो दैट इज x इंटू डी इंटू 10। ये तो द्रव्यमान आ गया। आयतन हम पता ही है 1 लीटर है। आयतन हमने ये सारी गणना 1 लीटर के लिए की है, तो आयतन वाली राशि तो खत्म हो गई नीचे वाली। अब हमें चाहिए मोल्स। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करना होता है, द्रव्यमान हमारे पास आ चुका है, तो द्रव्यमान डिवाइडेड बाई आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ m इक्वल्स टू x इंटू डी इंटू 10, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। तो 1 लीटर में तो नीचे राशि v की जगह क्या आ गया 1, तो वो चीज़ तो समाप्त हो गई, डिवाइडेड बाई एम ए। मॉलिक्यूलर MWA लिखो तो ज़्यादा, MWA मॉलिक्यूलर वेट क्लियर हो जाए। तो ये मॉलिक्यूलर वेट है A का। A क्या है, सॉल्यूट है। शुरू से हम लेके चल रहे हैं कि A फॉर सॉल्यूट एंड सबस्क्रिप्ट B फॉर सॉल्वेंट। तो ये संबंध आया प्रतिशत मास सॉल्यूट, अगर आपने वो लिया हो x% मास सॉल्यूट लिया हो या x% द्रव्यमान इसका विलेय का लिया हो, तब उससे मोलरिटी कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये तरीका है उससे मोलरिटी ज्ञात करने का। एक टर्म हमने ली थी सॉल्युबिलिटी या स्ट्रेंथ कहें, तो 1 लीटर में कितने ग्राम प्रेजेंट हैं। तो डायरेक्टली हमारे पास पता है 1 लीटर में, तो x डिवाइडेड बाई 1000, इधर भी 1000, तो x इंटू डी इज x इंटू डी। मान लो x क्या है, स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य अगर दे रखा है x है, तो उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, एंड डिवाइडेड बाई MWA। तो ये क्या हो जाएगी, मोलरिटी। तो मोलरिटी का स्ट्रेंथ के साथ ये रिलेशन है और मोलरिटी का मास परसेंट के साथ ये रिलेशन है, और मोलरिटी ये होती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि ज़्यादातर कैलकुलेशंस में हम कंसंट्रेशन जैसे ही वर्ड यूज़ करते हैं, हमारा मीनिंग होता है उसकी मोलरता से, कितने मोल 1 लीटर में घुले हैं। और दूसरा जो है, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बात करते हैं हम, तब हम टर्म यूज़ करते हैं मोलैलिटी। तो ये जो मोलरिटी है इसमें V आया है, वॉल्यूम आया है, और वॉल्यूम अगर कंपोनेंट कहीं भी प्रेजेंट होगा, वॉल्यूम कंपोनेंट कहीं भी प्रेजेंट होगा, तो वो वॉल्यूम कंपोनेंट क्या करेगा, तापमान के साथ कम और ज़्यादा होगा, और कम और ज़्यादा होगा तो मोलरता के मान में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। और दूसरी तरफ राशि थी जिसमें केवल भार काम में लिया गया है, सॉल्यूट का ही भार काम में लिया गया है, वो थी अपनी मोललता, मोलैलिटी, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया। तो मोलैलिटी जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और मोलैलिटी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इन दोनों के बीच में अगर हमें रिलेशन देखना हो तो क्या आएगा, तो वो देखते हैं। तो मोलैलिटी अगर याद करें हम, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी क्या थी, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं हम। मोलैलिटी क्या थी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो हम कर रहे हैं Na मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड इन WB मास ऑफ यू कैन से सॉल्वेंट, तो WB, और 1 किलोग्राम है, तो अगर मैं इसे ग्राम्स में लूँ तो इंटू 1000। तो ये तो है हमारी मोलैलिटी, और ये है हमारी मोलरिटी। मोलरिटी को स्मॉल m से और मोलरिटी को कैपिटल M से, मोलरता को कैपिटल M से, मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं रेशो लेता हूँ m/m, कैपिटल M डिवाइडेड बाई m, तो क्या आएगा, Na कैंसिल, 1000 कैंसिल, क्या बचेगा, WB बचेगा और VML। तो यहाँ से यहाँ नीचे आएगा V
और ऊपर आएगा WB, ये डिवाइडेड बाई ये, तो Na 1000 कट गया, WB नीचे है जो ऊपर चला जाएगा, तो ये स्थिति है। अब हम बात करें इस WB की, तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। जब भी आपको वॉल्यूम और भाई हमें ये इनको कोरिलेट करना है, तो हमें या तो वॉल्यूम टर्म्स में चाहिए या मास टर्म्स में चाहिए। तो वॉल्यूम और मास दोनों साथ हैं, तो उनको कोरिलेट करने वाली जो राशि है वो है डेंसिटी। तो और दूसरी क्या चीज़ है, ये जो है V, ये किसका है, सॉल्यूशन का, और ये कंपोनेंट किसका है, सॉल्वेंट का। ठीक है, मतलब शुरू में जब आपने विलियन नहीं बनाया है, विलियन बनाने से पहले आपने कितना सॉल्वेंट लिया, और ये बात कर रहा है विलियन बनने के बाद की। ठीक है, तो इनको कोरिलेट करना है, तो हमें एक इन दोनों का कोरिलेशन कौन बताता है, मास और वॉल्यूम का, वो बताती है डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास क्या है, V है आयतन सॉल्यूशन का, और अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी D हो तो VD, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो उसके लिए माइनस करना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्यूट को। मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है Na मोल, ये तो कॉमन था, वो रेशियो में डिलीट हो गया, तो Na इंटू MWA मॉलिक्यूलर वेट। देखिए N की जगह हमने क्या लिखा, Na बराबर क्या लिखा था, WA अपॉन MWA। तो WA मास जो है वो क्या हो जाएगा, Na इंटू MWA, तो Na इंटू MWA। नाउ अब आप सॉल्वेंट का जो ये मास है, सॉल्वेंट का मास, इसके स्थान पर ये राशियाँ रख सकते हैं। तो W जो B है, वास्तव में WB किसके बराबर है, ये ये, तो मैं लिख सकता हूँ WB जो कि मास ऑफ सॉल्वेंट था वो है V इंटू D माइनस Na इंटू MWA। तो यहाँ से ये जो कोरिलेशन है वो ऐसे बनती है, M अपॉन M बराबर V इंटू D माइनस Na इंटू MWA अपॉन V। नाउ इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ। नाउ मैं V को, इनको M को इस तरफ लेके जाता हूँ, इस राशि को इधर और इस राशि को इधर, मतलब क्रॉस कर रहा हूँ क्वांटिटीज़ को। तो M इंटू V डिवाइडेड बाई V इंटू D माइनस Na इंटू MWA इक्वल्स टू M मोलैरिटी। V से मैं इसको पूरी को डिवाइड कर दूं तो यहाँ आ गया मोलैरिटी, ये नीचे आएगा V इंटू D अपॉन V माइनस Na इंटू MWA अपॉन V, नीचे आएगा तो मैंने अलग अलग कर लिया, V कैंसिल। Na अपॉन V क्या है, Na अपॉन V क्या है, Na अपॉन V है M, कैपिटल M इक्वल्स टू M। तो यहाँ से हो जाएगा M अपॉन D माइनस M इंटू MWA, ये मॉलिक्यूलर वेट है ए का, ये मोललता है, इक्वल्स टू मोललता। ये संबंध आ गया। तो यहाँ मोललता और मोलरता के बीच में संबंध आया, ये हो गई आपकी मोललता और ये हो गई आपकी मोलरता। तो आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ विलियन का डेंसिटी पता होना चाहिए। यहाँ से बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि एक सॉल्वेंट का मास है, दूसरा सॉल्यूशन का आयतन है, और फिर इनका संबंध आप कैसे, तो यहाँ से बड़ा सरल दिखता है। अगर आपको विलियन की डेंसिटी पता है
और आपको विले दे रखा है, मान लो एसिटिक एसिड मिलाया गया है, तो हमें पता है एसिटिक एसिड का द्रव्यमान कितना है, 60 मोलिकुलर वेट, तो ये 60 हो गया। मोलरता पता है, मोलरता निकाल सकते हैं अगर आपके पास डेंसिटी हो। अगर आपके पास मोलरता है और डेंसिटी है तो आप मोलरता निकाल सकते हैं। इसको शफल करें आप तो मोलरता के पद में आ जाएगी। तो ये संबंध हुआ मोलरता और मोललता के बीच में। ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। नाउ लास्ट 2 टर्म्स जो हैं वो है नॉर्मेलिटी नॉर्मलता एंड फॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी दोनों टर्म्स बिल्कुल मोलरिटी से मिलती जुलती हैं। जिस प्रकार मोलरिटी बिल्कुल वैसी मिलती जुलती टर्म्स हैं, यहाँ हम मोलरता में क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन, जब सामान्य कंसंट्रेशन कितने मोल 1 लीटर विलियन में उपस्थित है। यहाँ हम बोलेंगे कितने ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर, दैट इज नॉर्मेलिटी। अब ये ग्राम तुल्यांक क्या होता है, तो ग्राम तुल्यांक होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट किसी भी कंपाउंड का डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट के स्थान पे यहाँ आएगा इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार क्या होता है, तो तुल्यांकी भार होता है मॉलिक्यूलर वेट, किसी भी पदार्थ का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय उसका वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर, अब देखें वैलेंसी फैक्टर क्या है। अगर मैं एसिड की बात कर रहा हूँ तो वो कितने H+ दे सकता है, वो उसका वैलेंसी फैक्टर है। जैसे मैं बात करूँ H2SO4 की, तो वो 2 H+ दे सकता है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। ठीक है, मैं बात करूँ H3PO4 की, तो वो उसका वैलेंसी फैक्टर 3। HCl की बात करूँ तो उसका वैलेंसी फैक्टर 1, क्योंकि वो 1 ही H+ दे सकता है। ऐसे ही अगर बेस की बात करूँ तो NaOH, तो कितने OH दे सकता है, 1 दे सकता है। अगर मैं बात करूँ CaOH होल ट्वाइस, तो वो 2 दे सकता है। तो वैलेंसी फैक्टर इज़ नथिंग बट कि वो कितने, उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी कितने टाइम्स है, वो उसका वैलेंसी फैक्टर हो गया एसिड बेस के लिए। आयनिक अगर कोई पदार्थ है तो उसका वैलेंसी फैक्टर आता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से। जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड है तो क्यूप्रस ऑक्साइड है तो ये और CuO। तो जब मैं बात कर रहा हूँ इसकी तो ये +1 है, मैं बात कर रहा हूँ इसकी तो ये +2 है। तो जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वही उसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका आधा क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट। तो वैलेंसी फैक्टर जो है वो डिफाइन करता है कि इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। जैसे हम एक सरल एग्जाम्पल लें H2SO4 का, हम सरल सा एग्जांपल लें H2SO4 का। तो H2SO4 में H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालेंगे तो 2 + 32 + 64 + 32 96 + 98, तो इसका आएगा 98 ग्राम इन 1 मोल। 1 मोल में अगर इतने ग्राम है, या हम सिर्फ अणुभार की AMU में बात करें तो 98 AMU इसके एक अणु का द्रव्यमान है। अब हमें इसका तुल्यांकी भार निकालना है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो ये हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, 98 / 2, तो आ जाएगा 49। ठीक है, तो जब इसका ग्राम तुल्यांक निकालेंगे, मान लो आपको जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि 24.5 ग्राम 1 लीटर में घुला है, डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर में घुला है। तो इसकी नॉर्मलता बताएं और मोलरता बताएं। तो नॉर्मलता जब आप बताएंगे तो आप भाग देंगे तुल्यांकी भार से, तो ये आएगा, जब तुल्यांकी भार से भाग देंगे तो ये आएगा 24.5
5 डिवाइडेड बाई 49, 1/2। ठीक है, 1/2 1 लीटर में घुला है तो 1/2 नॉर्मल हो गया सॉल्यूशन, 1/2 नॉर्मल या 0.5 नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर आप मोलरता निकालेंगे तो आप भाग किसका देंगे, 98 का। मोलरता अगर निकालेंगे तो 98 का तो 24.5 अपॉन 98, तो ये आ गया 1/4 मतलब 0.25 m। तो मोलरता के पदों में अगर सॉल्यूशन बताऊंगा तो 0.25 m है, और नॉर्मलता के पदों में सॉल्यूशन बताऊंगा तो 0.5 n है। अब अगर मैं ये चाहूँ कि इन दोनों को कोरिलेट करूँ तो मैं यहीं से कोरिलेट कर सकता हूँ। ये जो VF है ये इक्विवेलेंट वेट की जगह आया है, तो मैं इस इक्विवेलेंट वेट की जगह ग्राम इक्विवेलेंट में 1 ग्राम इक्विवेलेंट में मैं ये भी तो लिख सकता हूँ W इंटू वैलेंसी फैक्टर डिवाइडेड बाई MW, ये लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज़ लिख सकता हूँ। तो यहाँ से रिलेशन आता है W अपॉन MW इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू V लीटर। अब अगर ये देखें ये टर्म, तो ये टर्म क्या है, ये टर्म तो मोलरिटी है। मोलरिटी ही तो थी कि W अपॉन MW, W सॉल्यूट का द्रव्यमान बटा सॉल्यूट का आणविक द्रव्यमान, तो ये हो गया मोल प्रति लीटर। तो ये m था, यहाँ वैलेंसी फैक्टर ही तो एक्स्ट्रा आया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि n बराबर होता है m इंटू VF डायरेक्ट। तो अगर आपने मोलरिटी निकालनी है तो नॉर्मलिटी के लिए इस तरह की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करें, जो कंपाउंड लिया है उसके वैलेंसी फैक्टर से। और दूसरा देखें, नॉर्मलिटी मोलरिटी के बराबर हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर होगा मिनिमम 1 तो होगा, और अगर 1 है तो दोनों बराबर होंगी, और 1 से अगर ज़्यादा है वैलेंसी फैक्टर तो उतने टाइम्स क्या बढ़ जाएगी, नॉर्मलिटी। ओके, नॉर्मलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? जब आप एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ अभिक्रिया कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये देगा 2 मोल OH, ये डबल देगा। जब ये रिलीज़ करेगा तब OH माइनस जो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन डबल आएगी, जबकि ये 1 ही देगा। तो ये अगर इसका 1 मोल ले लें और इसका 1 मोल ले लें तो सॉल्यूशन में 1 मोल OH माइनस बच जाएंगे, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, न्यूट्रलाइज नहीं होगा। लेकिन अगर इसका 1 नॉर्मल लूँ और इसका 1 नॉर्मल लूँ, 1 नॉर्मल मतलब वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड हो गया, वो जैसे ही वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड हुआ तो वो एक्चुअल में ये नॉर्मलता किसको बता रही है, ये H प्लस की सांद्रता 1 मोल होगी और OH माइनस की सांद्रता भी क्या होगी, 1 मोल। तो पदार्थ में OH और H माइनस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो जितनी भी एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं उनमें हम जो फैक्टर यूज़ करते हैं दैट इज़ नॉर्मलिटी, दैट इज़ नॉर्मलिटी। अब एक टर्म बची हमारी, वो है फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी। तो जैसा इसका नाम है वो बिल्कुल उतनी आवश्यकता है इसकी, ये फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ी जाती है। बहुत कम ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जिनकी कंसंट्रेशन इस फॉर्म में निकाली जाती है। जैसे कोई डाइमर की फॉर्म में रहता है तो वो मॉलिक्यूल जो है उसका डाइमर ही काउंट किया जाता है। डिज़ोल्व होने के बाद वो मोनोमर में कन्वर्ट हो गया या वो टूट गया, वो एक अलग बात है। जैसे एसिटिक एसिड इसका बेस्ट एग्जांपल है। एसिटिक एसिड की आप अगर स्ट्रक्चर देखें, एसिटिक एसिड की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो एसिटिक एसिड होता है ये, तो एसिटिक एसिड बेसिकली है ये यूनिट, इसको आप एसिटिक एसिड कहते हैं। दूसरी तरफ मैंने एक दूसरी यूनिट बनाई, लेकिन जब एसिटिक एसिड प्योर फॉर्म में है तो एसिटिक एसिड इस फॉर्म में रहता है। 2 एसिटिक एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एनर्जी लिबरेट करते हैं, तो जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे उतना स्टेबल सिस्टम होगा। तो ये 2 एक्स्ट्रा बॉन्डिंग होती हैं, इसकी वजह से एसिटिक एसिड डाइमर की फॉर्म में रहता है। तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट तो इसका 60 है।
2 कार्बन 24 और CH3 और ये 4 हाइड्रोजन तो 4, तो ये हो गया 28 और 16 16 32, 32 और 28 60, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका 60 है। लेकिन चूंकि ये रहता एक इकाई के तौर पे है, तो इस इकाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 120, और इसी को कहा जाता है फॉर्मूला वेट। इसको क्या कहा जाएगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला वेट। प्योर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला वेट कितना हो गया, WEIGHT, फॉर्मूला वेट कितना हो गया 120। तो इसका फॉर्मूला वेट 120 हो गया, और फॉर्मूला वेट 120 होने की वजह से फॉर्मूलिटी जब निकालेंगे तो आप बोलेंगे फॉर्मूला वेट, यूज करेंगे वर्ड फॉर्मूला वेट। तो नंबर ऑफ फॉर्मूलाज डिजोल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम, दैट इज नंबर ऑफ फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला होता क्या है, दैट इज फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाई फॉर्मूला वेट इनटू वी लीटर में, या फिर वेट ऊपर लिख देता हूँ मैं, या फिर मैं लिख सकता हूँ F इक्वल्स टू W अपॉन FW इंटू V मिलीलीटर में इंटू 1000। तो ये हो गया फॉर्मूला वेट। अब फॉर्मूला वेट में कितनी यूनिट्स हैं, मान लो फॉर्मूला वेट में 3 यूनिट्स हैं, तो ये फॉर्मूला वेट मॉलिक्यूलर वेट का 3 टाइम्स होगा, है ना, 5 टाइम्स होगा। तो इसमें n यूनिट्स हैं, मान लो n यूनिट्स हैं, तो मैं लिख सकता हूँ इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो FW एक्चुअल में क्या हो गया, FW हो गया n इंटू MW, यही हो गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ F इक्वल्स टू W इंटू 1000। हाँ, मैं ये कह रहा था कि फॉर्मूला वेट जो है FW दैट इज़ n इंटू MW, n इंटू MW। भाई कितनी यूनिट्स उसकी हैं एक फार्मूला में, ये डाइमर है, ट्राइमर है, टेट्रामर है, तो जितना उसका यूनिट्स काम आ रही हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट से उतने टाइम उसका फॉर्मूला वेट पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आया F इक्वल्स टू W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, इसकी जगह मैं क्या यूज़ करूँ MW इंटू N इंटू V ml में, या मैं लिखूँ N इंटू MW इंटू V। तो आप एक चीज़ देखें, ये क्या है, ये है मोलरिटी। तो फॉर्मूला वेट F एक्चुअल में क्या है, F इक्वल्स टू ये N, T लगा देता हूँ, N टाइम्स, तो F इक्वल्स टू हो गया M डिवाइडेड बाई NT। और अगर नॉर्मलिटी के साथ हमें इसका रिलेशन बताना है तो M बराबर क्या होता है, N अपॉन VF। तो मैं लिख सकता हूँ N अपॉन VF इंटू NT। तो ये बात हुई फॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच रिलेशन की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंसंट्रेशंस, जो भी विलियन की हम सांद्रता किन किन पदों में किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमें बेसिकली पता होनी चाहिए। 11th क्लास में आपने जब फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री शुरू की होगी तो लैब में भी बताया होगा शुरुआत में, और ये सब चीज़ें काम आती हैं लेबोरेटरी में। जब भी आप टाइट्रेशन करते हैं तो आप नॉर्मल्स में करते हैं टाइट्रेशन, जैसा मैंने बताया आपको, तो वहाँ जो फॉर्मूला यूज़ होता है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। आपको एक की नॉर्मलता पता थी, शुरुआत में आयतन आपने जो लिया आपको मालूम है, आपको कितना बनाना है वो पता है कि इसकी हमें ये 10 ml लिया, हमने 1N लिया था और हमें 100 ml मेकअप करना है, तो N2 कितनी आई, तो आप N1V1 अपॉन V2 करोगे तो आपको N2 मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम टाइट्रेशंस में इसको यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज़ में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंसंट्रेशन यूनिट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड्स हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो
अब आगे इससे आगे जितना भी सिलेबस है वो हम कॉलेज में ऑफलाइन मोड पे देखेंगे। ओके, थैंक यू।